ये निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। ये मेरी ओपिनियन है, गलत हो सकती है। हमारे एक बहुत मशहूर राइटर हैं कर्नल शफीकुर रहमान। बेसिकली वो डॉक्टर थे, जनरल के तौर पे रिटायर हुए। बहुत बाकमाल आदमी थे, उनकी किताबें बेशुमार, हिमाकतें मज़ीद हिमाकतें। बचपन में बहुत पढ़ा मैंने उनको। उनकी किताब का एक टुकड़ा मुझे नहीं भूलता। वो जज साहब का बेटा है या पोता है, वो जाता है साइकिल की दुकान पे और वो कहता है अंकल ये मेरा इस साइकिल पे फिर पंक्चर हो गया है, तो ये इस पे आप पंक्चर लगा दो। दुकानदार या वो साइकिल वाला वो टायर के नीचे से वो ट्यूब निकालता है और वो कहते हैं कि नन्हे मियाँ ये ट्यूब देखो, मेरे ही हाथों से इस पे इतने पंक्चर लगे हुए हैं कि अब इस पे मजीद पंक्चर नहीं लग सकता, तो बेटा बेहतर है ट्यूब, पूरी की पूरी ट्यूब तब्दील करो। सो अहमद भट्टी साहब, इस निज़ाम को डेंटिंग पेंटिंग करके, इस पे मेकअप करके या इवन कॉस्मेटिक सर्जरी करके आप कुछ भी नहीं निकाल सकते। कोई तवक्को खैर की मौजूदा निज़ाम से नहीं। ये 1800 कितने के कवानीन एक मजाक बना हुआ है। आपको पूरी की पूरी ट्यूब चेंज करनी पड़ेगी। मतलब ये है कि इस निज़ाम में कुछ नहीं हो सकता, किसी और निज़ाम में कोई गुंजाइश हो तो हो। ये अहद हाज़िर के साथ, हमारी आज की ज़रूरियात के साथ, आज की हमारी उमंगों के साथ, आज की हमारे अंदरूनी हालात के साथ, आज के ग्लोबल हालात के साथ ये लगा ही नहीं खाता। ये गला सड़ा, बदबूदार और गलीज़ तरीन निज़ाम है और बेशुमार मॉडल्स पूरी दुनिया में मौजूद हैं। मैं तो अक्सर कहता हूं कि ये इतने गए गुजरे लोग हैं या पता नहीं, ये चाहते ही नहीं कि भाई मुख्तलिफ जगह से अपने कल्चर, अपनी सकाफत, अपनी आदात, अतबार, दीन के हवाले से तुम मुख्तलिफ जगह से पिक करके बना लो, ये तो कोई औखा काम नहीं। सो मेरा कंसिडर्ड ओपिनियन ये है, ये अजीब बात है, आपने क्या नहीं आजमाया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन जैसा तो खैर हमारी बरसगीर की तारीख में तो उन जैसा बंदा ही कोई नहीं है। उनके तो जो उनसे इख्तलाफ रखते थे वो भी कहते थे ही इज़ द ओनली मुस्लिम। क्या कहते थे? ही इज़ द ओनली मुस्लिम हु इज़ अनपरचेसेबल एंड इनकरप्टेबल। ना उसे करप्ट किया जा सकता है ना खरीदा जा सकता। बाकी तो कचरा रहा बाद में बहुत सा। जो एक आध ढंग के थे उनको टाइम नहीं मिला। गुजारिश ये है, आपने क्या छोड़ा इस मुल्क में? भुट्टो जैसा बैरिस्टर देख लिया, शौकत अजीज जैसा बैंकर देख लिया, नवाज शरीफ एंड कंपनी जैसा ताजर, और ताजर भी वो जो बहुत नीचे से उठ के ऊपर आया, यानी पूरे तजर्बे से गुजरा हुआ, वो भी आपने देख लिया। आपने यहाँ वो जो बलूचिस्तान के थे, हमारे नाम भूल रहा हूँ मैं, परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में वज़ीर आज़म बने, वो भी देख लिए। मिराज खालिद साहब जैसे, अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे, दरवेश भी देख लिए। और मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसी खातून भी आपने देख ली। अब आप इमरान खान को देख रहे हो और उनका अहद माशाल्लाह भुगत रहे हो, तब्दीली देख रहे हो। तो मुझे बताएं कि मैं बेशुमार नाम जान के हज़फ कर गया हूँ, लंबी तारीख है हमारी ये हुक्मरानों की। अच्छा, फौजी आपने देख ली है, अयूब खान बड़ा क्लास का आदमी था, कोई शक नहीं। याह्या खान वॉज एन एक्सीलेंट सोल्जर, कोई शक नहीं। पड़ गया उसके खाते में बांग्लादेश, एक्सीलेंट सोल्जर। परवेज मुशर्रफ साहब मुझे बहुत पसंद है। ये सारे बेचारे क्या कर सके, चंद चोर चकार भी निकले, डकैत निकले, नाम क्या लेने। बाकी तो ऐसे नहीं। भुट्टो साहब पे तो कोई इल्ज़ाम नहीं है लूट मार का।
इमरान पे जाती तौर पे कोई इल्जाम लग ही नहीं सकता इस किस्म का। तो क्या है, ना वकील छोड़े आपने, ना जागीरदार छोड़े आपने, ना सनतकार छोड़े आपने, ना बैंकार छोड़े आपने। बैंकर भी हुआ कुछ भी नहीं, बद से बदतर। वजह क्या है? हम लोग इस कुएं से बोके बाल्टियां निकाल रहे हैं पानी की, कुत्ता अंदर का अंदर है। जब तक कुत्ता नहीं निकालते मुझे कोई तब्दीली दिखाई नहीं देती। और दुआ मेरी यही है कि अल्लाह करे इसी में वो मौजूदा हो जाए। तो मेरी अकल नाकिस होगी, मैं तो दावा नहीं कर रहा। आपने मुझसे मेरी राय ली है तो मैंने तरजीह आपकी खिदमत में पेश कर दी है। थैंक यू वेरी मच। अगला सवाल है जी, जो आजकल बहुत ही पॉपुलर चल रहा है। राजा हुमायूं हैं स्पेन से, इन्होंने सवाल कहें या मैसेज कहें, जो हैं ओरिजिनली गुजरात के। वो कहते हैं जी, जहांगीर तरीन ने सियासी पार्टियों का मुजाहरा किया, राब्तों में तेज़ी भी कर दी। सूबाई कौमी असम्बली में जहांगीर तरीन की जानिब से पार्लिमानी लीडर भी मुंतखब कर दिए गए हैं। तो मेरा आपसे सवाल है कि बजट भी आने वाला है, क्या जहांगीर तरीन ग्रुप हुकूमत को वोट देगा? और इस ग्रुप के बनने से इमरान खान के लिए कौन कौन से खतरात पैदा हो चुके हैं? इसके बेशुमार राजा हुमायूं साहब डायमेंशन हैं। पहली बात यह है कि जो बड़ी पार्टीज होती हैं, हमारा कल्चर है, ये अमेरिका इंग्लैंड तो है नहीं, हमारा कल्चर है कि बड़ी पार्टीज जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, जो छोटी मोटी हैं, उनमें क्या होना है। तो वहाँ ग्रुप्स वगैरह बनते रहते हैं। नून लीग में भी थे, पीपल्स पार्टी में भी। वो चूँकि ज़रा तजर्बाकार और घाक किस्म के लोग थे, उनका गंद ऊपर कम कम आता था। ये चूँकि ज़रा नई पार्टी है, पहली बार इक़्तिदार में आए हैं, तो इसलिए इनका ज़रा ज़्यादा उछल गया मामला। और इसमें भी हुकूमत का रोल है, वरना चुपके से अपना काम करते। तो अच्छा, बाकी रह गया पावर प्ले, उसमें सारा कुछ ही हलाल होता है। हमारी पूरी तारीख भरी पड़ी है, बाबर के ससुर से लेके उसके चचाओं से लेके, उन्होंने बाबर के पाँव ही नहीं टिकने दिए। बाबर धक्के खाता 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 यहाँ तक कि वो तायब हो चुका था। फिर किसी ने कहा कि नहीं, तुमको फकीर दरवेश बनने के लिए नहीं पैदा हुए। फिर वो आया बेचारा, यहाँ आया, अच्छा वो सारे भुगता के। उसके बाद उसका जो बेटा था हुमायूं, उसके भाइयों ने, हिंदाल, अस्करी, ये जितने भी थे चबल, इन्होंने उसके साथ क्या क्या नहीं किया। उसकी ज़िंदगी अजाब किए रखी। हत्ता कि उसके बेटे को जब वापसी पे आए तो उन्होंने किसी किले के ऊपर अकबर को टांग दिया, तो उसको पढ़ाया भी नहीं। अकबर इसीलिए जाहिल रह गया। जाहिल मैं कह रहा हूँ कि मतलब लिखना पढ़ना नहीं जानता था, अदरवाइज वो बहुत वाइज आदमी था, दानिशमंद था वो। लेकिन बहरहाल जो फॉर्मल एजुकेशन नहीं दी, सगे भाई के बेटे को। चलते जाओ, औरंगजेब आलमगीर, ओ माँ बाप पे एहसान करो, ये हुक्म है। और वो मजहबी आदमी था, उसने क्या किया बाप के साथ? सारे भाई कत्ल कर दिए, एक भी नहीं छोड़ा। भतीजा था एक, सारे भतीजे मार दिए। तो एक बहुत ही खूबसूरत था, तो कुछ लोगों ने कहा इसको माफ कर दो। उन्होंने कहा ना, ये सांप है, देखने में जितना भी खूबसूरत लगे है सांप, नहीं छोड़ना। नहीं छोड़ा। सगे भाई को, दारा शिको को जिस तरीके से उसने जलील करके मौत के घाट उतारा है, तारीख का हिस्सा है। सही है गलत है मैं नहीं कह रहा। अच्छा, जिसमें हम बड़ा फख्र करते हैं, क्या सल्तनत उस्मानिया, जैसे खिलाफत उस्मानिया कहते हैं, खुदा की पनाह, अल्लाह माफ़ करे, कभी मेरे भी मुंह से निकला होगा, मुझे अल्लाह माफ़ करे। कहाँ खिलाफत राशिदा, कहाँ ये लोग सैकड़ों की तादाद में हरम होते थे, उसमें जनानियाँ होती थी मुख्तलिफ मुल्कों से आई हुई, 3 कॉन्टिनेंट्स पे हुकूमत, ये वो एक और बात है। खिलाफत वाला काम कोई नहीं था। सल्तनत उस्मानिया, उसमें कानूनी तौर पे जायज़ था कि जिसको नॉमिनेट किया आपने, उसके अलावा सबको फारिग कर दो। ये तो हमारी तो माशाल्लाह मुद्दतों से ट्रेडिशन है। बनु उमैया के साथ बनु अब्बास ने क्या किया? कब्रें तक। तो इसलिए क्या हो जाता है, क्या नहीं हो, इससे फर्क क्या पड़ेगा? प्रैक्टिकली आप लिव कर रहे हो इसको, हम पाकिस्तानी लिव कर रहे हैं, देख रहे हैं सब कुछ। मैंने इतने आपको नाम गिनाए,
तब से लेके अब तक लोग बद से बदतर की तरफ ही जाते रहे। अब भी यही हो रहा है, कौन आएगा कौन चला जाएगा। सच्ची बात है, मैं अब इतना थक गया हूँ कि मुझे इससे कोई दिलचस्पी रह नहीं गई। बाकी मेरा ख्याल है कि जहांगीर तरीन को ही मस्ट गिव इट अ ट्राई, अपनी पार्टी बना के देख ले। वरना जो जहांगीर तरीन की पोजीशन है वो बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती, डिसिप्लिन, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत ज़हीन आदमी, अपनी पार्टी बनाने के देख ले। वरना जिस पोजीशन में वो पीटीआई में था, इस पोजीशन में तो पीपल्स पार्टी भी उसको कबूल कर लेगी, नून लीग भी उसके पीछे है, पीपल्स पार्टी की भी ख्वाहिश है, वो कहीं भी जा सकता है। ट्राई करके देख ले, इफ ही सक्सीड्स गुड, इफ ही डजंट अपने साथियों समेत, वो हमारे यहाँ तो कहते हैं ना हजारों साथियों समेत, वो उसके पास तो बहुत ही काम के लोग हैं। बहरहाल, लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड। देखो चेहरा तब्दील हो जाए ना, बहुत मैं एक हिमाकत कर बैठा हूँ पीटीआई वाली, मुझे उस पर अल्लाह माफ़ कर दे, वही बहुत काफ़ी है, बाकी नहीं अपने। अच्छा, आज का आखिरी सवाल है, राना रोहील हैं जर्मनी से, ओरिजिनली आगे उन्होंने लिखा है रहीम यार खान। वो कहते हैं जी कि इसराइली हमलों में अब तक इतने से ज़ायद अफराद शहीद, पूरी दुनिया खामोश तमाशाई। वो जो रोज़ हमारा रोना है वही सवाल है कि क्या फ़लस्तीनी मुसलमान नहीं, बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के लिए क्या दर्जा रखता है, राहील शरीफ और अरबों को ये नहीं मालूम अब कब और किसका दफा। देखो राहील साहब, बात सुने, ये हम लोग जो है ना सारे, हम बुनियादें रखे बगैर, पहली मंजिल बनाए बगैर तीसरी, चौथी, पांचवी, 10वीं, 100वीं मंजिल बनाना चाह रहे हैं। वो पाकिस्तान में जो करोड़ों बंदा पॉवर्टी लाइन पे रींग रहा है, ना जिंदा है ना मुर्दा है, वो करोड़ों बच्चा जो स्कूल से बाहर है, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड अब्यूज, जराइम पेशा बनने के सफर में, ये हमारे कश्मीरी भाइयों से, फ़लस्तीनी भाइयों से कम मजलूम है। अपना आप तो सीधा हो नहीं रहा, आप नहीं हम तस्लीम नहीं करते। अच्छा ना करो भाई, तुम तो डे वन से तस्लीम नहीं कर रहे, बहुत अच्छी बात है। नतीजा क्या है, वो मजबूत से मजबूत तर हुआ, मुसलमान मजलूम से मजलूम तर हुआ। यही कहानी कश्मीर की है, यही फ़लस्तीन की है। अब आप या मैं अगर बैठ के यहाँ रो रहे हैं, तो मेरे किसी करीबी को अगर को मार रहा हो, तो मुझे तो पोलियो है, मैं तो उठ ही नहीं सकता, तो अपने मुंह पे थप्पड़ थप्पड़ मार सकता हूँ, वो मार रहे हैं। ये जो बात आप करें ना, हमारे यहाँ सारे आजकल नोहे लिखे जा रहे हैं। मैंने 2 कॉलम लिखे हैं पिछले दिनों में, पिछले हफ्ते 10 दिन में, वो अवेलेबल होंगे, मैंने पढ़े भी हैं अपने इसी चैनल पे जिसके ज़रिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वो 2 आप आराम, प्यार, मोहब्बत से आप वो दोनों कॉलम प्लीज पढ़ लें, फिर मुझसे रब्ता करें। मसले का हल नहीं है। इकबाल ने मुद्दतों पहले कह दिया था, मतलब मेरा ख्याल 100 साल पहले, 73 साल तो पाकिस्तान बने हो गए हैं। जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात, गोरे कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, खत्म। क्या मुसलमान भाई कौन है, मुझे बताएं जरा प्रैक्टिकली, जो मुसलमान होने की डेफिनेशन पे फिट बैठता हो, 50% भी फिट बैठता हो, तो मुझे बता दें। कुरान पाक की विजडम है, मैं किसी और को कोट नहीं कर रहा। बेशक तुम गालिब आओगे अगर तुम मोमिन हो, मोमिन तो गालिब आता है, ये तो तारीख है हमारी, तारीख गवाही दे रही है कि मोमिन गालिब आता है। लेकिन मोमिन तो हो, हम जो हैं यानी एक, क्या मैंने कॉलम जो लिखे हैं वो क्या है, जोश और जज्बा, क्या है जोश और जज्बा है, अकीदत तो एहतराम से फलाना किया, क्या किया। बात तो जिनके बारे में हम अकीदत तो एहतराम की, जिन बुजुर्गों के, जिन असलाफ के बारे में करते हैं, जिनकी अय्याम पैदाइश मनाते हैं, जिनकी बरसियां मनाते हैं, उनके अहकामात पे तो अमल करता कोई नहीं। कौन सा अकीदत एहतराम, सारी मुनाफकत है, जोश और जज्बा। ये मुझे तो आज तक ये टर्मिनोलॉजी नहीं समझ आ रही, खोखला जोश और जज्बा क्या है ये बिल्कुल ऐसे ही है, देगची में आप पानी डाल दो,
उसके नीचे आग घुसा दो, पानी उबलता रहेगा, अच्छा अच्छा वेपोरेट कर जाएगा, बाल्टी या हंडिया आपकी खुश्क रह जाएगी। तो इसमें से क्या निकालना है भाई? नहीं, एक बात मान लो अपने हुजूर की, एक आपने कहा था इल्म मोमिन की खोई हुई मीरास है, वो कोई एक ही मान लो। कहा मुसलमान एक जिस्म की तरह है, एक उसको तकलीफ पहुंचेगी सारा जिस्म बेकरार बेचैन हो जाएगा। ये करते हैं हम ना, अपनी अपनी मौज है, अरब्स किधर जा रहे हैं, ईरानी किधर जा रहे हैं, अपनी दुनिया है। और ये जो बात है इल्म मोमिन की खोई हुई मीरास है भाई, ये अब सलाउद्दीन अयूबी, शाहबुद्दीन गौरी, अमीर तैमूर, ये उनके ज़माने नहीं है। तारिक बिन ज़ियाद के एक अमीर माड़कू सा लड़का एक ऊपर से एक बटन दबाएगा, एक बॉम्ब आएगा, सारा 1 करोड़ टीपू सुल्तान भी फारग हो जाएगा। अब मसल का नहीं अकल का ज़माना है। सो तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी, इसके अलावा बाकी देखते हैं, अल्लाह करें। आप सिर्फ जोशो जज्बे से अगर कुछ कर लें तो जाहिर है मैं आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का कॉलम ज़रा और टाइप का है। बाबाए कौम की बहुत महबूब शरीक हयात थी, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और फिर उनका नाम रखा गया मरियम जिना। ये कॉलम उनके बारे में चंद बुनियादी मालूमात फराहम करने का बायस बनेगा और वो मालूमात इंतहाई दिलचस्पी हैं। बहरहाल इसका उन्वान है बाबाए कौम की शरीक हयात मरियम जिना। ऊपर नीचे 2 कड़वे कसैले कॉलम लिखने के बाद सोचा ज़रा वक्फा लूँ कि मेज़ पे किताबों की छोटी छोटी पहाड़ियों में से एक पे मौजूद आज़ादी की मतवाली के मुसवदा पे नज़र पड़ी। ये इंतहाई खूबसूरत किताब डॉक्टर साद खान ने तहकीक, मेहनत, मोहब्बत और अकीदत के साथ बाबाए कौम की शरीक हयात मोहतरमा मरियम जिना के बारे में लिखी है, जो शादी से पहले रती पटेट कहलाती थीं। इस्लाम कबूल करने के बाद मरियम जिना के नाम से जानी गईं। सरोजनी नायडू उन्हें बम्बई का फूल कहा करती थीं और बहुत से लोग उन्हें बम्बई का मोती भी कहते थे। घर में इन्हें प्यार से रति बुलाया जाता था। आप सर डंशा पटेट और लेडी दैना बाई की पहली और इकलौती बेटी थीं। उन ज़मानों के करोड़पति डंशा इतने दौलतमंद थे, यानी इनके वालिद, कि बहरा रोम के साहिल पे फ्रांस के शोरा आफाक फ्रेंच रिवेरा तक में जायदाद के मालिक थे। मोहतरमा मरियम जिना के बारे में पाकिस्तानी बहुत कम जानते हैं, लेकिन बाबाए कौम से उनकी शादी के बारे में बुनियादी मालूमात बहरहाल निस्बतन आम हैं। इसलिए मैंने कॉलम के लिए सिर्फ उन चंद बातों का इंतखाब किया जो नायाब हैं। मसलन ये कि शादी के बाद आप अपने शौहर यानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिना को सिर्फ जे कह के पुकारती थीं। दूसरी बात, आपको अपने वालिदैन की तरफ से शाहाना तर्ज ज़िंदगी और आदात वर्सा में मिली, जो शादी के बाद भी जारी रहीं, क्योंकि बाबाए कौम उनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। तारीख़ ने अगर कभी मर्द आहन मोहम्मद अली जिना को रोते देखा तो वो मोहतरमा मरियम की वफ़ात का वक्त था। मोहतरमा मरियम जिना के मशागल में कुतुब्बीनी, मौसीकी, रक्स, कीमती मलबूसात शामिल थे और पालतू जानवरों से भी बहुत प्यार करती थीं। यहाँ तक कि ज़मीनी सफ़र हो या हवाई सफ़र, उनके पेट्स यानी पालतू जानवर उनके साथ होते थे। वो बम्बई एलीट की सबसे खुश लिबास खातून थीं और अक्सर एरीन नामी मुलाजमा उनके साथ होती थीं। मरियम जिना साहबा को घुड़सवारी का शौक़ भी था। घर में बोली जाने वाली ज़बान अंग्रेज़ी थी, जबकि फारसी सी ज़बान से भी आशनाई थी।
मुतालिया के शौक़ की तकमील के लिए वो किताबें ख़रीदने बम्बई की मशहूर तरीन दुकान थिकर एंड को लिमिटेड से पसंदीदा किताबों की शॉपिंग करती थीं। मरियम जना का ख्वाब था कि एक दिन अपनी शायरी की किताब मंजर आम पे लाएंगी, लेकिन ज़िंदगी का सफ़र बहुत ही जल्द ख़त्म हो गया। उनका एक फेवरेट गीत था, सो डीप इज़ द नाइट। रती साहिबा का कबूल इस्लाम सुन्नी मकतबा फ़िक्र के तहत हुआ, जिसको कुछ बदबख्तों ने बहुत स्कैंडलाइज करने की कोशिश भी की थी। रती साहिबा बरोज़ जुमेरात 18 अप्रैल 1918 कायद-ए-आज़म के दोस्त उमर सुबहानी के साथ कबूल इस्लाम के लिए जामे मस्जिद गईं बॉम्बे, और मशहूर आलम मौलाना नज़ीर अहमद के हाथ पे इस्लाम कबूल किया। ये वही मस्जिद है जहाँ 18 साल बाद गांधी जी के सबसे बड़े बेटे हरीलाल गांधी ने इस्लाम कबूल किया था। शौहर की ख्वाहिश पे रती साहिबा का इस्लामी नाम मरियम रखा गया, हालांकि इसकी कत्तन कोई ज़रूरत ही नहीं थी, और उसकी वजह ये थी कि रतन एक मुस्लिम नस्वानी नाम के तौर पे गुजराती मुसलमानों में बहुत आम और मकबूल नाम था। कायद-ए-आज़म के तमाम भांजे और भांजियाँ मरियम को मरियम मामी कह के पुकारा करते थे। शादी के वक्त मरियम 18 बरस की थीं, जबकि जना साहब की उम्र 41 साल के लगभग थी। यहाँ एक दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि इससे पहले जब ये सिलसिला चला तो मोहतरमा मरियम के वालिद ने कहा नाबालिग हैं, तो जना साहब ने मिलना भी छोड़ दिया और कहा कि भी ठीक है, आप बालिग होने का इंतज़ार करो, उसके बाद भी अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो वील गेट मैरिड। तो जब ये शादी हुई तो मोहतरमा मरियम के वालिद सर डंशा पटेल ने इल्ज़ाम लगाया अदालत में कि जना साहब पे इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने रती को अगवा किया है। तो रती यानी मोहतरमा मरियम जना ने अदालत में कहा कि जज साहब, मेरे वालिद को गलत फहमी हुई है, उन्होंने मुझे नहीं, मैंने उनको अगवा किया। मारन आगे चलते हैं। निकाहनामा फारसी में लिखा गया था। कायद की हमशीरा के दामाद रजब अली भाई इब्राहिम बाटली वाला ने बम्बई की पाला गली मस्जिद में इंदराज कराया, जो शादी रजिस्टर में दर्ज हुआ। हक महर की रकम 1001 रुपये मुकर्रर की गई, जबकि जना साहब ने इसमें खुद ही इजाफा करते हुए 1,25,000 रुपया बतौर तोहफा अदा किए। नैनीताल में हनीमून पर जाते हुए उनका पहला क़याम लखनऊ में राजा अली मोहम्मद खान अल मारूफ राजा साहब महमूदाबाद की रिहाइशगाह थी। याद रहे कि इस ज़माने में बम्बई से लखनऊ तक का सफ़र 30 घंटों पर मुहित था। कांजी द्वारका दास लिखते हैं, कोट एंड कोट, मोहम्मद अली जना जो दीगर कई मामलात में बहुत शाह खर्च नहीं थे, उनके लिए एक नवाबजादी से शादी होने के बाद अपनी शरीक हयात की तमाम ख्वाहिशात पूरी करने के लिए कमाल दर्जा की फयाजी मामूल की बात बन गई थी। वकालत के अलावा कई कंपनियों में की गई सरमायाकारी कायद-ए-आज़म की दौलत का इजाफी ज़रिया थी। इन्हें इन कंपनियों से उस ज़माने में 40,000 रुपये तक का मुनाफा माहाना हासिल होता था। एक पुरमसरत लेकिन मुख्तसर ज़िंदगी के बाद ज़िंदगी की फ़कत 29 बहारें देखकर बम्बई का फूल मुरझा गया। आज वो बम्बई के इलाका डोंगरी में वाक़े जना ख़ानदान के कब्रिस्तान में आसूदा खाक हैं। जना ख़ानदान के कई अफराद बशमूल कायद की 4 में से 2 हमशीरगान भी इसी कब्रिस्तान में दफन हैं। करीब तरीन होने के नाते कायद-ए-आज़म ने सबसे पहले अपनी महबूब शरीक हयात की कब्र पर मट्टी डाली थी और एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोए थे। क़ारीन, किताब में बहुत कुछ बहुत ही नया है, लेकिन कॉलम की अपनी मजबूरियाँ होती हैं, और मैं तो ये भी नहीं जानता कि ये मुसवदा
किताबी रूप धार चुका या भी इंतज़ार करना होगा। थैंक यू वेरी मच।